Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, this video is related to your assessment जो कि इंशाल्लाह मंडे को है. ठीक है. तो वैसे तो ग्रेड 9 10 11 तीनों का मैथ्स का असेसमेंट जो है वो मंडे को है. अभी फिलहाल जो है वो मैं ग्रेड 10 वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह, और फिर ग्रेड 11 वालों की भी बारी आएगी. अभी ग्रेड 10 की बात कर लेते हैं जल्दी से. कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास, और वो बहुत बेसिक सी क्वेरीज थी, इसलिए मैं सोचा कि यार वीडियो एक बना दी जाए जिसमें ना इन क्वेरीज को एड्रेस कर दूं. हाँ, थोड़ा सा ये है कि वीडियो लेट बना रहा हूँ. अगर थोड़ा पहले बनाता तो तुम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है वीडियो, लेकिन इट्स नेवर टू लेट. अभी भी तुम लोग के पास काफ़ी टाइम है. इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो तुम लोग देखोगे और ये तुम लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी. बाकी ये है कि इंशाल्लाह आई विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन. उसका मैं टाइम बता दूंगा इंशाल्लाह. सैटरडे को ही लूँगा, आज ही लूँगा, और मगरिब के बाद तक लूँगा इंशाल्लाह. तो उसको भी अटेंड कर लेना इंशाल्लाह. उसमें भी जो है ना वो हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये है कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट में भी अगर तुम वो क्वेश्चन पूछ लो तो मैं इंशाल्लाह वहाँ भी तुम्हें आंसर कर दूंगा. जल्दी से जो है वो टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं. मैथ्स का असेसमेंट जो है ना, इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स एंड यू विल बी गिवन 60 मिनट्स टू कंप्लीट दैट. 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा है तुम्हारे पास. ठीक है. और 30 मार्क्स है, मतलब ये हो गया कि 1 मार्क के लिए तुम्हारे पास जो है ना वो 2 मिनट्स है. ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है. तुम्हें पता है कि सीआई में जो है वो थोड़ा सा कम टाइम होता है, लेकिन चूंकि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तो इसलिए हमने तुम्हें थोड़ा सा 10 मिनट जो है वो ज़्यादा दे दिए. ठीक है. कैलकुलेटर अलाउ है. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम लोग वर्किंग स्किप करोगे. वर्किंग के मार्क्स होते हैं. ठीक है. मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि 1 नंबर का जो सवाल है ना उसके लिए भी तुम प्रॉपर वर्किंग करके दिखा दो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा लगता है टीचर को कि आपने कॉपी किया है वो कहीं से. तो अगर आप प्रॉपर उसकी 1 नंबर की भी वर्किंग करके दिखा दोगे ना तो वो टीचर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा. और समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर जो है वो आपको वर्किंग पे मार्क्स दे देता है. आपका आंसर गलत होता है तो वो आपको वर्किंग पे जो है वो मार्क्स दे देता है. तो इसलिए भी वर्किंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो टॉपिक्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स है. वी हैव ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है हमारे पास. इसका मतलब है कि फर्दर भी है और बेसिक भी है. उसके बाद वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये ग्रेड 9 का टॉपिक था, और इनइक्वालिटीज भी जो है वो ग्रेड 9 का ही टॉपिक है. ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर मैं करूँ तो वेटेज के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. समझ लो 15 से 20 मार्क्स जो है ना समझ लो इसी ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं. ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. देखो मैंने यहाँ तुम्हें थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री चूंकि ये कंप्लीट है तो इसका मतलब है वी हैव द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड द फर्दर ट्रिग्नोमेट्री बोथ. अब जब मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ ना तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम करना है. उसके बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करना है. उसके बाद तुम्हें एलिवेशन और डिप्रेशन करना है. पाइथागोरस थ्योरम और तुम्हारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये तुम्हें बुक डी टू से मिल जाएंगे. मैथ्स की जो बुक डी टू है इसका चैप्टर नंबर 10 और 11 है. ठीक है. और एलिवेशन डिप्रेशन जो है ना ये बुक डी थ्री की एक्सरसाइज 9A है. ठीक है. बुक डी थ्री की एक्सरसाइज 9A जो है वो तुम्हें एलिवेशन डिप्रेशन के बारे में बता देगी. एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं. तो ये हमारे पास सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो तुम्हें करनी है. इसके अलावा तुम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री भी करोगे. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री हमने D3 से कवर की थी. D3 की एक्सरसाइज 8A थी. ठीक है. 8B थी, 8C, 8D, 9B और 9C. 8A जो थी वो नॉर्मली हम आपको ये बताए थे कि वो पेपर 1 का टॉपिक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता. इसी वजह से 8A की जो पॉसिबिलिटी है ना इस असेसमेंट में वो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी है कि आप उसको जरूर एक बार देख लेना. 8B जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट था. एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग इस तरह करते थे, जिसका फॉर्मूला जो था वो बेसिकली इस तरह होता था. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू साइड वन और साइड टू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. ये जो हम लोग वो बनाते थे सिजर, हम कहते थे कि यार इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है और उसकी दो साइड्स गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. S1 एंड S2 आर बेसिकली द साइड्स. ठीक है. साइड वन और साइड टू होता था ना, तो इसमें हमेशा साइन थीटा ही आता था. इसमें कॉस थीटा कभी भी नहीं आएगा. ये फॉर्मूले में हमेशा साइन थीटा ही आता था. और इंक्लूडेड एंगल की बात करता था मैं. जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ट्राइंगल है और मुझे उसने ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्रीज. और अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है ना तो इसका मतलब है कि साइड वन ये वाली होगी और साइड टू ये वाली होगी. ठीक है ना. तो जो इंक्लूडेड एंगल होता है उसी से रिलेटेड बाकी की दो साइड्स होती हैं. इन दोनों साइड्स को लोगे और उनके बीच का एंगल लोगे और इस वाले फॉर्मूले से जो है वो आप एरिया निकाल लोगे. ये एक्सरसाइज 8B थी बुक D3 की. ठीक है ना. तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से करना है. इसके अलावा 8C जो थी वो साइन रूल था. 8C तो साइन रूल था. साइन रूल जो है वो आपको अच्छी तरीके से आ गया है. साइन रूल की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से. साइन रूल से हमेशा याद रखना कि हमेशा दो एंगल्स आते हैं साइन रूल से. एक अक्यूट आता है, एक ऑब्ट्यूस आता है. ठीक है. समटाइम्स ये होता है कि वो आपको बोलता है कि दोनों एंगल्स निकाल लो तो आप दोनों निकाल के दिखा देना.
अक्यूट अगर आ जाता है तो हम 180 में से माइनस करके ऑब्ट्यूज भी निकाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है वो अक्यूट एंगल ही एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल एबीसी, तब आप जो है वो लाजमी ऑब्ट्यूज एंगल निकालोगे, वरना वो आपको मार्क्स नहीं देगा। 8D जो थी वो कोसाइन रूल था। ठीक है, 8D आपके पास कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कोसाइन रूल एक तो साइड का होता है, जब हम साइड फाइंड कर रहे होते हैं तो साइड का एक कोसाइन रूल होता है, और एक जो है वो एंगल का कोसाइन रूल होता है। ज़रा जल्दी से ना उसको एक बार यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे आपके पास इस तरह का एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल में उसने आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्रीज ये वाला एंगल दिया हुआ है, सही है। और उसके बाद उसने आपको 4.5 ये वाली साइड दी हुई है, और उसने आपको जो है वो 3 ये वाली साइड दी हुई है, और वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट दिस साइड। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ अपने आप से एक क्वेश्चन करोगे कि भाई क्या आपको एक कंप्लीट पेयर गिवन है। कंप्लीट पेयर का मतलब ये होता है कि एंगल और उसके सामने वाली साइड। अब यहाँ कोई भी मुझे कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है। अगर ये वाला एंगल गिवन है तो उसके सामने वाली साइड गिवन नहीं है, ये वाली साइड गिवन है तो उसके सामने वाला एंगल गिवन नहीं है, ये वाली साइड गिवन है तो इसके सामने वाला एंगल गिवन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ मुझे कोई भी कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है। अब जहाँ कंप्लीट पेयर गिवन नहीं होता वहाँ हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ उसने मुझे बोला है कि साइड फाइंड करनी है, तो अब मैं जो है वो फॉर्मूला जो है वो पैटर्न के हिसाब से लिखना सीखता हूँ। मैं जो है वो मुझे चूंकि वाई जी फाइंड करना है तो मैंने वाई जी लिख लिया, ठीक है, और वाई जी पे स्क्वायर लगा दिया। हमेशा जो साइड फाइंड करनी होती है उसी के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। अब वाई जी आपको फाइंड करना था, आपने वाई जी स्क्वायर लिखा, उसके अलावा जो बाकी दो साइड है आप उनके स्क्वायर से स्टार्ट करोगे। तो पहले मैंने लिखा 3 स्क्वायर, फिर मैंने पॉजिटिव का साइन लगाया, फिर मैंने लिखा 4.5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो साइड जब आ जाती हैं तो उसके बाद फिर माइनस का साइन आता है। ये हम कोसाइन रूल लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम कोसाइन रूल लिख रहे हैं साइड के लिए। जो अब हमें साइड फाइंड करनी होती है ना, तो उसके लिए जो कोसाइन रूल लिखते हैं वो हम इसी तरह लिखते हैं। जो साइड फाइंड करनी होती है उसके स्क्वायर से शुरू करते हैं, इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड्स होती है उनके स्क्वायर्स को ऐड किया, नेगेटिव साइन, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगवाता हूँ। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर जो है कैलकुलेटर गलती करता है, उसको बॉड मास नहीं समझ में आता। तो आप यहाँ कैलकुलेटर लाजमी जो जब आप यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट लगाना। अब उसके बाद 2 आता है, 2 के बाद ये जो दो साइड्स आपने लिखी है ना, ये 3, ये ब्रैकेट में 3 आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी साइड जो 4.5 है ये भी इस तरह ब्रैकेट में आ जाएंगी। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद जो है वो कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनसे। कॉस किसका होता है, जो भी एंगल दिया हुआ है आपको उसका कॉस हो जाएगा। तो कॉस 60 हो जाएगा, और उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दोगे। उसके बाद आप अपना जो है कैलकुलेटर यूज करोगे, सारी वैल्यूज डालोगे। आसानी जो है आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो और उसको माइनस के बाद लिख लो। इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके यहाँ पे लिख लो, फिर सिंप्लीफाई करो और स्क्वायर रूट ले लो फाइनल में। तो 3 से 4 स्टेप में आपका जो है ना ये कोसाइन रूल हो जाएगा। और कोसाइन रूल 3 से 4 स्टेप में ही होना चाहिए, क्योंकि 4 मार्क्स होते हैं इसके। सही है। अच्छा, अब अगर एंगल वाले की बात कर रहे हो तो जल्दी से एक बार एंगल वाला भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि एंगल वाला कैसे लिखना होता है। एंगल वाला उस वक्त आता है जब आपको 3 साइड्स गिवन होती हैं। जैसे मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो मैंने ये वाले एंगल पे जो है वो थीटा मार्क कर दिया। ये उसने मुझे दे दिया 4, और ये दे दिया 5, और ये दे दिया 7। सही है, 3 साइड उसने मुझे दे दी और बोला ये वाला एंगल फाइंड करो। तो अब जो है मैं देखूंगा, दोबारा वही क्वेश्चन करूंगा, क्या कोई कंप्लीट पेयर गिवन है। कोई भी कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है, तीनों साइड्स गिवन है, एंगल्स गिवन ही नहीं है। तो जब कंप्लीट पेयर गिवन नहीं होता तो हम कोसाइन रूल यूज करते हैं, जब कंप्लीट पेयर गिवन होता है तो हम साइन रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कोसाइन रूल लिखने का तरीका क्या है, चूंकि ये कोसाइन रूल है तो ये कॉस से शुरू होगा, और जो भी एंगल आपको फाइंड करना है वो इसके आगे आ जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर नहीं आता, यहाँ स्क्वायर नहीं आता, बस यहाँ कॉस थीटा आ जाता है, जैसे ये आ गया। अब कॉस थीटा के जो भी थीटा के सामने वाली साइड होती है ना, उसको हम माइनस के बाद लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस लिखता हूँ, फिर ऐसे 7 लिख देता हूँ, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। और जो बाकी दो साइड्स बचती है ना वो पहले आ जाती हैं। तो ये 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसके बाद मैंने प्लस लगाया और ये 5 स्क्वायर हो गया। तो जो दो साइड्स एंगल के सामने नहीं है, एंगल के सामने वाली साइड तो हमेशा आखिर में चली जाएगी माइनस के बाद। जो बाकी दो साइड्स है ना वो पहले आ जाती हैं, इस तरह 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और उसके बाद डिनोमिनेटर में दोबारा 2 लाजमी आता है, चूंकि 2 ऊपर भी था 2 यहाँ भी आएगा। और फिर जो फर्स्ट 2 साइड्स ऐड हो रही है ना, वही इसके साथ ब्रैकेट में इस तरह आ जाएंगी, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारा कोसाइन रूल हो गया फॉर द एंगल। हमें कोई भी अल्फाबेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पैटर्न के हिसाब से लिख लिया। जो भी एंगल फाइंड करना है इसके सामने वाली साइड हमेशा माइनस के बाद आती है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर प्लस में आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में पहले 2 आएगा हमेशा, और जो फर्स्ट 2 साइड्स हैं जो ऐड हो रही हैं वो आ जाती है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, कॉस का इन्वर्स लो, आपके पास एंगल आ जाएगा।
तो ये जो था कोसाइन रूल था एंगल लिखने के लिए, ये था कोसाइन रूल साइड लिखने के लिए। साइड के लिए जो साइड फाइंड करनी है उसके स्क्वायर से स्टार्ट करो, इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स को ऐड करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब टू आएगा पहले लाजमी, उसके बाद जो पहली दो साइड थी, जो यहाँ ट्रिक यूज की थी, पहली दो साइड वो यही है, बस यहाँ स्क्वायर नहीं आता, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आ रहा, सही है ना। और उसके बाद जो है वो कॉस ऑफ एंगल आ जाएगा। तो ये कोसाइन रूल है जो कि आपको लाजमी करना है। साइन कोसाइन रूल आपको पता है आता है लाजमी। इसके बाद 9b जो थी ना वो बेरिंग थी। 9b में सारा का सारा जो है वो बेरिंग के हिसाब से। बेरिंग की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बेरिंग आती है, 2 या 3 मार्क्स की बेरिंग लाजमी वो पूछ लेता है आपके साथ। वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें बेरिंग भी होगी, कोसाइन रूल भी होगा, साइन रूल भी होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होगा, सारी चीजें वो एक साथ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो बेरिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। बेरिंग के लिए हमेशा नॉट बनाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं। मार्क करना बेरिंग जरूरी है, जब तक तुम मार्क नहीं करोगे ना बेरिंग, तुम्हें पता नहीं चलेगी मुझे फाइंड कौन सी करनी है, ठीक है। और बेरिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार यूज करते हैं वो यही है हमारे पास के। हम जो है वो दो नॉर्थ को तलाश करते हैं। हम देखते हैं कि यार ये एक नॉर्थ बना हुआ है, ये एक नॉर्थ बना हुआ है, ठीक है, और एक लाइन जो है वो इन दोनों नॉर्थ को ज्वाइन कर रही है इस तरह। तो ये जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ना ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना ये हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इन दोनों की वैल्यूज जो भी होंगी इनको ऐड करोगे तो 180 आंसर आना चाहिए। इन दोनों में से वो एक देता है और दूसरा जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। जब फाइंड करते हैं तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है, हमें जो है वो एंगल फाइंड करने में आसानी होती है। तो ये ए और बी जो है ना बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ए और बी को जब भी हम ऐड करेंगे आंसर हमेशा 180 आएगा। अगर एक 60 होगा तो दूसरा 120 हो जाएगा, एक 40 होगा तो दूसरा 140 हो जाएगा, एक 20 होगा तो आपके पास दूसरा जो है वो 160 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो पेयर बनेगा ना उस पेयर को 180 होना चाहिए उसका सम। तो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये जो इनसाइड एंगल्स होते हैं ना ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो बेरिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत काम आता है ये। ये बेसिकली वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी कुछ वो नया नहीं है। जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा ना, ये देखो लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी ए के बराबर होगा। ये भी जब ए के बराबर होगा तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो ए प्लस भी 180 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट भी सेम वही है, बस हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करके बना लिया, ठीक है। तो बेरिंग हो गया। बेरिंग के बाद 9C है। 9C जो है वो 3D वर्ड प्रॉब्लम है। 9C पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना क्योंकि आपके पास आजकल जो है ना वो सीआई में 3D वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 3D वर्ड प्रॉब्लम्स में ही ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सारा का सारा पूछ लिया जाता है। अब 3D वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने जो है तुम्हें सबसे आसान ये बताया था कि भाई जिस रूम में बैठे हो, अगर क्यूबॉइड का सवाल आता है तो आप जिस रूम में बैठे हो ना आप उसी को पूरा इमेजिन कर लेना कि यही मेरा सवाल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पी है, ये एक्स है, ये वाई है, जी है। इस तरह पॉइंट मार्क करके अपने जहन में रूम के हिसाब से जो है ना वो चीजें सॉल्व कर लेना, क्योंकि 3D को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। 3D आपको पेपर पे नहीं समझ में आता कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है, और उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि कंफ्यूजन होती है। 3D में ज्यादातर जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स ही होते हैं सारे। आपने भी देखा 9C जब हमने की थी तो ज्यादातर हमने जो है वो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही यूज किए थे। तो तुम भी ऐसे ही करो, ठीक है। लेकिन ये है कि 9C पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना मैंने बता दिया, ज्यादा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आराम से आपके 15 टू 17 मार्क्स अच्छी तरीके से आ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास देखो फैक्टराइजेशन तो तुम्हें आता ही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग तुम कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा देख लेना, और वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस रखना। वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस थोड़ा ज्यादा होगा। और इसमें जो है वो स्पीड टाइम वाले जो है क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करोगे, डिफरेंट शेप्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है आपके पास जो है वो 7 to 8 मार्क का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, एक्सप्रेशंस बनानी होती हैं, इक्वेशंस बनानी होती है। तो बस ये काम जैसे तुमने ग्रेड 9 में किया था वैसे ही इसको करके रखो इंशाल्लाह। अच्छा लास्ट इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में सॉल्विंग भी कर लेना। इनइक्वालिटी में सॉल्विंग भी आएगी और ग्राफिंग भी आएगी। ग्राफिंग पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना। ग्राफिंग में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये आता है जिसमें वो आपको पार्ट शेड करके देके इनइक्वालिटी लिखवाता है, और एक तरह के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वो इनइक्वालिटी देके आपसे पार्ट को शेड करवाता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस कर लो। वर्कशीट्स हमने दी हुई है तुम लोगों को अच्छी तरीके से, अगर वो वर्कशीट भी कर लोगे ना तो आपके असेसमेंट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास आप लोग के लिए छोटा सा एक पैकेज। अब ये है कि तुम लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो लाजमी कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। बाकी ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना
वो मैं इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा 9-10 बजे तक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुम लोग ये असेसमेंट बड़ी अच्छी तरीके से करोगे। टाइम तुम लोग के पास बहुत था, तुम लोग को पूरी ऑटम ब्रेक मिली थी। अब देखते हैं इंशाल्लाह जब पेपर होगा तो देखते हैं क्या हालात है। ठीक है, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।